बच्चों को पौष्टिक आहार उपलब्ध कराने के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए गुडीमलकापुर दादावाड़ी में स्वस्थ शिशु कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डी अपनी पत्नी काव्या रेड्डी के साथ मुख्य अतिथि थे। अटल बिहारी वाजपेयी फाउंडेशन ने 1500 बच्चों को पोषाहार किट प्रदान किया। ये किट 3 महीने से 13 महीने के उम्र के बच्चों को मुहैया कराई जाती है। किशन रेड्डी ने कहा है कि चूंकि आज के लड़के कल के नागरिक है, इसीलिए उन्हें स्वस्थ भोजन प्रदान करना हर माता पिता का कर्तव्य है। उनमें जागरूकता पैदा करने के लिए यह कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। राज्य सरकार द्वारा निर्मित नया सचिवालय इस माह की 30 तारीख से खुलने की तैयारी में है। सीएम केसीआर तेलंगाना की सांस्कृतिक संपदा को दर्शाने के लिए बनाए गए सचिवालय परिसर का उद्घाटन करेंगे। एमएलसी कविता ने हाल ही में सचिवालय की तस्वीरें ट्विटर पर शेयर की है। हुसैन ने सागर के तट पर इंद्र भवन जैसी 8 एकड़ भूमि पर एक नए भवन परिसर की योजना बनाई है। संसद की शैली में लाल बलुआ पत्थर से बने 2 फव्वारे दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर रहे हैं। मस्जिदों, मंदिरों, गिरजाघरों की इमारतों को इंटरफेथ सभा के संकेत के रूप में सचिवालय को सैकड़ों वाहनों को पार्क करने के लिए एक विशाल पार्किंग स्थल के साथ भव्य रूप से बनाया गया था। दक्कन काकतीय वास्तुकला और संस्कृति आधुनिक सुविधाओं और स्पर्श के साथ तेलंगाना की उत्कृष्टता को दर्शाती है। एक अद्भुत पार्क विकसित किया गया है। सचिवालय के उद्घाटन के मद्देनजर सोशल मीडिया पर तस्वीरें वायरल हो गई है। गोशामाल विधानसभा क्षेत्र बीआरएस प्रभारी नंदकिशोर ने कार्यकर्ताओं से बीआरएस पार्टी को मजबूत करने के लिए सैनिकों की तरह काम करने को कहा। उन्होंने नामपल्ली प्रदर्शनी मैदान में कल आयोजित होने वाले बीआरएस आत्मीय सम्मेलन का सफलता का आह्वान किया। उसके लिए पूरे किस तरह से मीटिंग को सफल करना है, कौन से एजेंडे पे कौन बात करना है, कौन से सब्जेक्ट पे चर्चा करना है, जो भी तीर्मान हमारे पार्टी से आए उनके ऊपर चर्चा करना है, उसको कौन समर्थन करना है, उसके सबके नामा लिखे। हमारे पार्टी के पूरे सीनियर लीडर्स, पूरे एक्टिव लीडर्स पार्टिसिपेट किए। अप्रैल को सवेरे 10:30 बजे नुमाइश मैदान में झंडा चढ़ाकर मीटिंग का शुभारंभ होगा। इसमें हमारे हैदराबाद पार्टी के इंचार्ज दासोजू श्रवण, हमारे डायनामिक मिनिस्टर सिटी इंचार्ज मिनिस्टर तलसानी श्रीनिवास यादव पधारेंगे। मैं सभी पार्टी के वर्करों से विनती करता हूँ, बड़े पैमाने पर हर कार्यकर्ता बच्चा जो भी पार्टी से जुड़ा हुआ है वो मीटिंग में आना है, पार्टी को सफल बनाना है, एक ऐतिहासिक मीटिंग बनाना है और विपक्ष को बताना है कि गोशामेल कॉन्स्टिट्यूएंसी में बीआरएस पार्टी की सत्ता क्या है, बीआरएस पार्टी के कैडर में कितना दम है। धन्यवाद। जय तेलंगाना, जय केसीआर, जय। महेश्वरम निर्वाचन क्षेत्र बीआरएस पार्टी के नेताओं ने महेश्वरम निर्वाचन क्षेत्र भाजपा प्रभारी एंडेला श्रीरामुलु यादव द्वारा मंत्री सबिता इंद्रा रेड्डी के खिलाफ लगाए गए आरोपों का पुरजोर विरोध किया। अगर सक्रिय आरटीआई के तहत जानकारी उपलब्ध नहीं है तो उन्होंने उनसे संपर्क करने और उन्हें विस्तार से सूचित करने की पेशकश की है। अगर सक्रिय आरटीआई के तहत जानकारी उपलब्ध नहीं है तो उन्होंने उनसे संपर्क करने और उन्हें विस्तार से सूचित करने की पेशकश की है। मंत्री ने लगभग 650 करोड़ रुपए से महेश्वरम निर्वाचन क्षेत्र के लिए कई विकास कार्यक्रमों की शुरुआत की है। इस बार फिर आरटीआई एक्ट लगाकर मंत्री कितने करोड़ लाए हैं, कितने काम पूरे हुए हैं और कितने काम बाकी है। महापौर पारिजाता नरसिम्हा रेड्डी ने कांग्रेस पार्टी के महेश्वरम निर्वाचन क्षेत्र के वरिष्ठ नेताओं और बड़गमपेट नगर पालिका के पूर्व उपाध्यक्ष चिंगिरिंथ नरसिम्हा रेड्डी पर अपने स्वयं के धन से सीसीटीवी कैमरे स्थापित करने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। उन्होंने कहा है कि सीसी कैमरों से कॉलोनी की सुरक्षा बढ़ेगी और साथ ही किसी घटना की स्थिति में पुलिस को चोरों को पकड़ने में भी आसानी होगी। उन्होंने रंगारेड्डी जिले के महेश्वरम निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत बड़गमपेट नगर निगम की 31वीं डिवीजन श्री विद्या टाउनशिप कॉलोनी में सीसीटीवी कैमरों की शुरुआत की। सीसीटीवी कैमरे लगाने के लिए सभी को आगे आना चाहिए। एक सीसीटीवी कैमरा 10 पुलिस कर्मियों के बराबर होता है। इटेला के प्रशंसकों ने रेवंत रेड्डी का पुतला फूंका। उन्होंने कहा है कि इटेला जैसे आंदोलनकारी के खिलाफ रेवंत द्वारा
अनुचित टिप्पणी करना उचित नहीं है। रेवंत की टिप्पणी के विरोध में उप्पल रिंग रोड पर उनका पुतला फूंका गया। इस कार्यक्रम में तेलंगाना राइजिंग यूथ फोर्स के प्रदेश अध्यक्ष गड्डम साई किरण ने भाग लिया। उन्होंने कहा, रेवंत रेड्डी का वोट नोट में फंसने और राजनीति से किनारा करने का इतिहास रहा है। उन्होंने कहा, नैतिकता और ईमानदारी की इस तरह बात करना आपके लिए हास्यास्पद है। उन्होंने चेतावनी दी, ईटेला राजेंद्र तेलंगाना के 4 करोड़ लोगों की उम्मीद और सांस है और एक नेता है जिन्होंने तेलंगाना राज्य के गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। वनस्थलीपुरम के रायथू बाजार में सरकार द्वारा निर्मित डबल बेडरूम कॉम्प्लेक्स में अज्ञात लोगों ने खाली मकानों में जबरन घुसे। करीब 50 परिवार बिना अनुमति के ताले तोड़कर घर में घुस गए। स्थानीय लोग शनिवार की आधी रात में अवैध रूप से घुसकर बंद मकानों में तेज आवाज करते हुए कब्जा करने के बाद से डरे हुए हैं। नागर कर्नूल जिले के सभी स्थानीय निवासियों ने पुलिस और स्थानीय नेताओं से शिकायत की। रंगारेड्डी जिले के तुक्कुगुड़ा देवेंद्र विद्यालय में मेगा जॉब मेले का आयोजन किया गया। टुल्ला देवेंद्र गौड़ के जन्मदिन के अवसर पर रोजगार मेले का आयोजन किया गया। वीरेंद्र गौड़ ने यह भी कहा है कि बेरोजगारों को इस रोजगार मेले का लाभ उठाना चाहिए। वीरेंद्र गौड़ ने कहा है कि वह चाहते हैं कि हर युवा कर्मचारी बने और गरीबी से अपना जीवन समाप्त करे। उन्होंने सुझाव दिया है कि हर किसी को अपनी महत्वाकांक्षा तक पहुंचना चाहिए और महान ऊंचाइयों पर जाना चाहिए। उसी के तहत 46 कंपनियों के प्रतिनिधि आए और कहा है कि जो पात्र होगा उसे नौकरी मिलेगी। उन्होंने आश्वासन दिया है कि इस तरह के रोजगार मेले 3 बार और आयोजित किए जाएंगे। बंजारा हिल्स स्थित जिमखाना क्लब में अखिल भारतीय तेलुगु सेना की दूसरी वर्षगांठ समारोह भव्य तरीके से आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में देश भर से प्रतिनिधियों ने भाग लिया। एसोसिएशन के संस्थापक PSN मूर्ति ने कहा है कि उन्होंने पिछले 2 साल से तेलुगु कम्युनिटी वेलफेयर एसोसिएशन का गठन किया है। उन्होंने कहा है कि दुनिया में तेलुगु लोगों को एकजुट करने के अलावा हम भाषा और संस्कृति को संरक्षित करने और गरीब पुजारियों का समर्थन करने जैसे सेवा कार्यक्रम चला रहे हैं। उन्होंने कहा है कि कई लोग जो विदेश में हैं उन्हें यह सेवानिवृत्त तेलुगु शिक्षकों के साथ मुफ्त में तेलुगु पढ़ाया जा रहा है। कई वक्ताओं ने सुझाव दिया है कि चिकित्सा सेवा की भावना से ली जानी चाहिए, न कि लाभ के लिए। डॉक्टरों को सलाह दी जाती है कि वे मरीजों को बेहतर इलाज मुहैया कराने के लिए खुद को नियमित रूप से अप टू डेट करें। तेलंगाना के पूर्व डीजीपी महेंद्र रेड्डी और JNTU के VC कट्टा नरसिम्हा रेड्डी ने KPHB कॉलोनी में डॉक्टर गिरिधर के निर्देशन में नवनिर्मित विवेरा गैस्ट्रो सेंटर सुपर स्पेशलिटी क्लिनिक का उद्घाटन किया। वह यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि दवा आम आदमी की पहुंच में हो, न कि बोझ की। डॉक्टरों ने वैद्य नारायण हरि की बातों को सच करने के लिए बुलाया। See the ethics of that. He is a general practitioner, nothing to do with that. See the ethics of a laboratory. They chose that this is a critical condition, now it should be immediately reported to the doctor. Doctor took so much pain when this guy was not picking up a phone. He had to call an alternate guy and warn him that it is your responsibility now to take him to whichever best hospital you can take and save his life. I just wanted to, and after all, Malaysia is not a paragon of virtue, like it's not a developed world. फिल्म के नायक श्री विष्णु ने कहा है कि यह सराहनीय है कि युवा समाज सेवा की भावना से जुड़े हैं। जूनियर NTR के प्रशंसकों ने रा NTR के नाम से एक संघ बनाया है और कई सेवा कार्यक्रमों के आयोजन पर खुशी जताई है। आपातकाल में जरूरतमंदों को निशुल्क सेवा देने जैसे कार्यक्रमों को जारी रखना सराहनीय है। हीरो श्री विष्णु संघ द्वारा KPHB कॉलोनी में आयोजित कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए और म्यूरल का अनावरण किया। इस अवसर पर संघ के सदस्यों ने उनके द्वारा संचालित सेवा कार्यों की सराहना की। इस मौके पर संस्था के संस्थापक साई रूप ने कहा है कि GHMC के तहत ट्रस्ट में 10,000 सदस्यों को शामिल करने के लिए एक गतिविधि तैयार की गई है। उन्होंने कहा है कि जय हो जनता के नाम से और भी सेवा कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। बाग अमीर के शांतिनगर में रहने वाले लक्ष्मी नारायण ने बताया है कि पिछले 40 साल से अपने घर में श्री लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी की पूजा करते आ रहे हैं। कहा जाता है कि इस विवाह समारोह में 1000 भक्त शामिल हुए हैं। यादगिरी गुट्टा के मुख्य पुजारियों ने कहा है कि काली डोरियों के लक्ष्मी नरसिम्हाचार्य के मार्गदर्शन में वे ही प्रतिवर्ष मंगलासन करते हैं। उन्होंने कहा है कि स्वामी का सुदर्शन होम कल्याणम का भव्य आयोजन किया गया। उन प्रभु की शीतल कृपा से सभी लोग दीर्घ और स्वस्थ जीवन जीना चाहते हैं।
जैन समुदाय के तत्वावधान में साल भर चलने वाले विशेष व्रत उपवास का रविवार को अक्षय तृतीया के अवसर पर समापन हो गया। जैन गुरुओं ने इसमें भाग लिया और अक्षय तृतीया मनाई और 156 जैनियों और 13 महीने से उपवास कर रहे थे को गन्ने का रस पिलाकर दीक्षा तोड़ी। समापन समारोह सिकंदराबाद जैन समाज के तत्वावधान में सिख ग्राम जैन भवन में आयोजित किया गया। जैनियों की एकता दिखाने के लिए सिख गांव में जैन मंदिर में क्लासिक गार्डन तक एक बड़े पैमाने पर रैली का आयोजन किया गया था। कंटोनमेंट बोर्ड के पूर्व उपाध्यक्ष सदा केशव रेड्डी उपवास तोड़ने के लिए मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे। उन्होंने कहा है कि जैन समुदाय की परंपरा महान है और भगवान आचार्य को याद करते हुए एक वर्ष तक दीक्षा लेने और उनके प्रति श्रद्धा से पूजा कार्यक्रम करने से उनकी आध्यात्मिक भावनाओं का पता चलता है। उन्होंने जैन समुदाय द्वारा किए जा रहे अनेक आध्यात्मिक कार्यक्रमों की बधाई देते हुए प्रसन्नता व्यक्त की है। देश भर के 500 से अधिक जैन गुरुओं और आचार्यों के लिए स्वागत कार्यक्रम आयोजित किया गया। उन्होंने भविष्यवाणियां भी की है और उपवास अभिषेक तोड़ते हुए आशीर्वाद दिया। सिरोही का रहने वाला हूँ और ये वर्षी तरफ पर मारा मेरा ये हमारा 13 महीने का तप है। बहुत बड़ी तपस्या, 13 महीना, एक दिन खाना एक दिन उपवास और 13 महीने के बाद में आज जो होगा वो इशू पढ़ना होगा सिर्फ रस से, सिर्फ रस भी उसके बाद पढ़ना होगा। कल भी व्याख्या रहेगा इनका और ये तपस्वी है पुष्पा तातेड़ कहते हैं। इसका दूसरा वर्षी तप है, इनका दूसरा वर्षी तप है। नाचाराम के मल्लापुर औद्योगिक क्षेत्र में रविवार शाम एक केमिकल कंपनी में आग लग गई। आग में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। आशंका जताई जा रही है कि यह आग शॉर्ट सर्किट के कारण लगी है। पुलिस के अनुसार पास के रिहायशी इलाके में जहां केमिकल कंपनी स्थित थी, स्थानीय लोगों ने औद्योगिक इकाई से निकलने वाला घना धुआं देखा और दमकल विभाग और पुलिस कर्मियों को सतर्क किया। आग ने औद्योगिक इकाई में प्लास्टिक के कंटेनरों को अपनी चपेट में ले लिया, जहां रसायन रखे हुए थे। रसायनों की उपस्थिति के कारण घने काले धुएं ने आसपास के क्षेत्रों को ढक लिया। दमकल विभाग के अधिकारियों के साथ नाचाराम पुलिस ने दमकल गाड़ियों की मदद से आग पर काबू पाया। रासायनिक कंपनी के प्रबंधन ने अभी तक शिकायत दर्ज नहीं की है और क्षतिग्रस्त संपत्ति का अनुमान नहीं लगाया है। माइलार देवपल्ली पुलिस ने रविवार को राजेंद्र नगर में आईपीएल क्रिकेट सट्टेबाजी रैकेट का भांडाफोड़ किया है और 2 लोगों को गिरफ्तार किया। 13 लाख रुपए की नकदी जब्त की गई। गिरफ्तार किए गए लोगों में खम्बम के रवि तेजा और विशाखापट्टनम के मनोज कुमार शामिल है। पुलिस ने कहा है कि मुख्य संदिग्ध रवि तेजा और उसके सहयोगियों ने चल रहे क्रिकेट मैचों के लिए तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के इच्छुक पंटर्स से दाव लगाने के लिए ऑनलाइन क्रिकेट सट्टेबाजी ऐप का इस्तेमाल किया। अधिकारियों ने कहा है कि वे ज्यादातर ऑनलाइन लेनदेन ई-वॉलेट के जरिए करते थे। सनसनीखेज टीएसपीएससी पेपर लीक मामला दिन ब दिन नया मोड़ लेता जा रहा है। एक तरफ एसआईटी तो दूसरी तरफ ईडी के अधिकारी अब भी जांच कर रहे हैं, लेकिन अभी तक यह पता नहीं चल पाया है कि आरोपी कौन है। इस बीच एसआईटी अधिकारियों की एक टीम दूसरे कदम के लिए तैयार है। वह कदम क्या है, यह जानने के लिए उत्सुक है कि अगली बैठक क्या होने वाली है, लेकिन आपको हमारी कहानी जरूर देखनी चाहिए। टीएसपीएससी पेपर लीकेज लिंक एक एक करके सामने आ रहे हैं। एसआईटी द्वारा हाईकोर्ट को सौंपी गई स्टेटस रिपोर्ट के बाद भी एसआईटी की जांच जारी रहेगी। एसआईटी ने ग्रुप 1 के पेपर लीक होने पर भी फोकस किया, क्योंकि सभी एई पेपर में पकड़े गए थे। माल्या मंडल एक बार फिर टारगेट के तौर पर सर्च ऑपरेशन की योजना बनाएगा। ग्रुप 1 में 100 से ज्यादा अंक लाने वालों की एसआईटी दोबारा परीक्षा लेगी। प्रवर्तन निदेशालय ने इस क्रम में जगित्याल जिले के उम्मीदवारों का विवरण पहले ही एकत्र कर लिया है। कहा जाता है कि 2 जांच एजेंसियां मलयालम में समूह 1 के स्रोतों का पता लगाने के लिए अंतिम प्रयास कर रही है। राजशेखर रेड्डी टीएसपीएससी में आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के कॉल डेटा और फोन नंबर के आधार पर जांच कर रही है। आरोपियों का कॉल डाटा टीएसपीएससी कैंडिडेट्स का डेटा लिंक के साथ प्रवीण रेड्डी और राजशेखर रेड्डी द्वारा दी गई जानकारी के साथ सीआईटी समूह 1
सहायक अभियंता मंडल लेखा अधिकारी परीक्षा लिखने वाले उम्मीदवारों के लिए एक राज्यव्यापी स्क्रीनिंग आयोजित करेगा। इसके तहत एई पेपर खरीदने वाले गंदीदा मंडल के पिता पुत्र मेम्बैया और जनार्दन को गिरफ्तार किया गया है। जैसे जैसे लिंक दिन ब दिन उभरता जाएगा, जांच और गहरी होती जाएगी। संदिग्धों का पूरा ब्यौरा लिखा है। दक्षता परीक्षण के साथ ही उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि और वित्तीय लेन देन की जांच की जाएगी। यह पहले ही प्रवीण और राजशेखर के व्हाट्सएप ऐप चैट को पुनः प्राप्त कर चुका है। संबंधित व्यक्तियों के बयान काट किए गए हैं। ग्रुप 1 AEDAO पेपर के खरीदारों की श्रृंखला एक तरफ ढकाया नायक के माध्यम से एई पेपर खरीदने वाले उम्मीदवारों की तलाश करते हुए दूसरी तरफ राजशेखर रेड्डी द्वारा एक्सचेंज किए गए ग्रुप 1 के पेपर का विवरण लिखा है। ज्ञात हुआ है कि ढकाया नायक से एई पेपर खरीदने वाले गंदीदा मंडल के नीलेश गोपाल नायक, संदेन्द्री राजेंद्र कुमार मेम्बैया और उनके बेटे जनार्दन रेड्डी और मध्यस्थ तिरुपतैया को गिरफ्तार किया गया है। DAO पेपर खरीदता है और सुष्मिता और उनके पति लौकिक साई को हिरासत में लेता है और उससे पूछताछ करता है। दोनों की ओर से दी गई सूचना के आधार पर खंबम में तलाशी ली गई है। उनके कॉल डेटा से पड़ताल करें। ऐसी संभावना है कि गिरफ्तार किए गए मेबैया और उसके बेटे जनार्दन को बाद में हिरासत में ले लिया जाएगा। उनके द्वारा दी गई जानकारी से एई पेपर में कितने लोग पहुंचे हैं इसकी जानकारी मिल सकेगी। राज्य सरकार नीम्स के विकास के लिए कदम उठाएगी। सरकार ने नीम्स पर विशेष ध्यान दिया है जो गरीबों के लिए सुलभ है। क्या सुधार कहते हैं या चाहते हैं? कहा तो होगा, लेकिन वह विकास कितना होने वाला है यह जानने के लिए आपको हमारी कहानी देखनी होगी। नीम्स अस्पताल गरीबों का अस्पताल बनने जा रहा है। सरकार दवा पर फोकस करने जा रही है। स्वास्थ्य मंत्री हरीश राव ने कहा है कि राज्य सरकार ने नीम्स का व्यापक विस्तार करने का फैसला किया है। उन्होंने कहा है कि सीएम केसीआर के हाथों नीम्स के विस्तार का काम जल्द शुरू होगा। पता चला है कि कुल 33 एकड़ में नीम्स का विस्तारीकरण कार्य किया जाएगा। उन्होंने कहा है कि 2000 बिस्तरों की क्षमता वाले 3 नए ब्लॉक बनाए जाएंगे। बताया जाता है कि ओपी, आईपी और आपातकालीन सेवाओं के लिए विशेष ब्लॉक बनाए जाएंगे। उन्होंने कहा है कि गच्चीबौली, सनत नगर, अलवाल और एलबी नगर में बनने वाले टीम्स के साथ वारंगल हेल्थ सिटी के निर्माण कार्यों में तेजी लाई जाएगी। सीएम केसीआर ने खुलासा किया है कि राज्य के लोगों को सुपर स्पेशलिटी सेवाएं प्रदान करने के लिए 4 TIM अस्पतालों और NIMS का विस्तार किया जाएगा। इससे 6000 और बिस्तर उपलब्ध होंगे। ट्रामा केयर सेंटरों को कॉर्पोरेट स्तर पर मजबूत किया जाएगा। डॉक्टरों ने कहा है कि वर्तमान में नीम्स को प्रतिदिन औसतन 2000 से 3000 ओपी मिलते हैं। यह वर्तमान निर्माण क्षमता के लिए बहुत अधिक है। उन्होंने कहा है कि इसके साथ ही नए भवन में ओपी सेवाओं के लिए ब्लॉक बनाया जाएगा। भविष्य में बढ़ते यातायात एवं विशिष्ट सेवाओं के विस्तार को दृष्टिगत रखते हुए 8 मंजिलों पर ओपी ब्लॉक का निर्माण किया जाएगा। नीम्स राज्य भर में आपातकालीन मामलों के लिए एक कैफे है। इसमें इमरजेंसी विभाग में बेड की समस्या हमेशा बनी रहती है। विस्तार के हिस्से के रूप में विशेष रूप में आपातकालीन सेवाओं के लिए 8 मंजिला ब्लॉक का निर्माण किया जा रहा है। भर्ती मरीजों के लिए 13 मंजिलों वाला एक और ब्लॉक बनाया जाएगा। नए भवन में कुल 30 ऑपरेशन थिएटर होंगे। पता चला है कि जहां 2000 बेड उपलब्ध कराए जा रहे हैं उन सभी में ऑक्सीजन की आपूर्ति होगी। उपलब्ध बिस्तरों में 1200 ऑक्सीजन बिस्तर और 500 ICU बिस्तर शामिल होंगे। उन्होंने कहा है कि पेइंग रूम होंगे। उन्होंने कहा है कि नए पेइंग रूम सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। इसके लिए 300 कमरे आवंटित किए जाएंगे। वर्तमान में नीम्स में 30 विभाग सेवाएं दे रहे हैं। 200 बिस्तरों वाला सुपर MCH
नीम्स के बिस्तर के लिए अतिरिक्त 200 बिस्तरों के साथ एक सुपर स्पेशलिटी MCH का निर्माण किया जाएगा। हरीश राव ने हाल ही में इन कार्यों का शिलान्यास किया था। वर्तमान में नीम्स में स्त्री रोग विभाग की सेवाएं नहीं मिल रही हैं, जन्म भी नहीं हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि MCH के निर्माण से इन विभागों में सुपर स्पेशलिटी सेवाएं उपलब्ध हो सकेंगी। MCH के निर्माण पर 55 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे और यहां 4 मंजिलों पर बनेगा। मंत्री ने खुलासा किया है कि भविष्य में इसे बढ़ाकर 8 मंजिला करने और एक ब्लॉक के रूप में स्थापित करने की उम्मीद है। नीम्स में वर्तमान में 1489 बिस्तर और 2000 अतिरिक्त बिस्तर है। कुल 3489 बिस्तर उपलब्ध होंगे, जबकि इसके लिए आवंटित क्षेत्र 33 एकड़ है। इसे 1571 करोड़ की परियोजना लागत से स्थापित किया गया है, लेकिन 1200 ऑक्सीजन बेड, 300 पेइंग रूम, 500 ICU बेड और कुल 2000 बेड उपलब्ध कराए जाएंगे। हम चाहते हैं कि विस्तार का काम तुरंत शुरू हो। हम नए बने ब्लॉक को जल्द से जल्द लोगों को उपलब्ध कराने के लिए कदम उठाना चाहते हैं।